विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 9 वन एवं वन्य जीवन संसाधन के बारे में हम पढ़ेंगे। चलो पहले मनुष्य का अस्तित्व प्रगति एवं विकास संसाधन को आधारी है। मनुष्य प्रगति के लिए विकास के लिए संसाधन आधारी है। आदिकाल के प्रकृति से विभिन्न चीजों प्राप्त कर हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आदिकाल यानी जंगलों से, यानी सब चीज वस्तुओं से हम अपनी जरूरियात पूर्ण करते हैं। इसमें जंगल अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन माने जाते हैं। जंगल को हम अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन मानते हैं। जंगल में से हम लकड़ी वगैरह सब उपयोग में लेते हैं। जंगलों का सामान्य अर्थ वृक्षों, झाड़ियां या घास का समुच्चय। प्राकृतिक वन्यों में उन्हीं वनस्पतियों का समावेश हो सकता है जिसका विकास मनुष्य की सहाय बिना प्राकृतिक स्वरूप में हो। इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। भारत में इस प्रकार की वनस्पति अब सिर्फ हिमालय में सुंदर वन में ही पाई जाती है या तो रेगिस्तान के दुर्गम क्षेत्रों में ही पाई जाती है। देखो, मनुष्य जहाँ नहीं जिस वनस्पति का उपयोग नहीं करते वैसी वनस्पतियाँ रेगिस्तान में पाई जाती है। रेगिस्तान में कांटे वाली वनस्पतियाँ ज्यादा पाई जाती है। पहला टॉपिक, जंगलों का वर्गीकरण। हम पहले टॉपिक में पढ़ेंगे जंगलों का वर्गीकरण। यह वर्गीकरण भिन्न भिन्न दृष्टि से किया जाता है, अलग अलग रीत से किया जाता है। जलवायु के आधार पर जंगलों के प्रकार कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद प्रशासन एवं मालिकी तथा व्यवस्थापन की दृष्टि से होने वाले जंगल। प्रशंसा यानी अलग अलग वहीवटी कहलाती। प्रशंसा से के आधार पर जंगलों के प्रकार, तो हम प्रशंसा के आधार पर जंगलों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। उसमें पहला आरक्षित जंगल, संरक्षित जंगल और वर्गीकृत जंगल, 3 जंगलों के आधार आते हैं। उसमें पहला आरक्षित जंगल। इस प्रकार के जंगल सीधे प्रशासनिक के नियंत्रण में होते हैं। इसमें लकड़ियां काटने या चुनने तथा पशुओं की चराई करने के लिए प्रवेश करने का प्रतिबंध होता है। इस जंगल में कोई लकड़ियां नहीं काटी जाती है, कुछ भी काटा जाता है। जंगल में पशुओं को चरने का भी मनाही होती है। उसके बाद संरक्षित जंगल। इस प्रकार के जंगलों की देखभाल शासन तंत्र द्वारा की जाती है। उसमें भी कोई पशु चरा नहीं जाता है। उसके ऊपर वृक्ष काटने भी मनाही है, पशु की चरण के भी लिए मनाही है। अवर्गीकृत जंगल। इस प्रकार के जंगलों का वर्गीकरण अब तक नहीं किया गया है। उसमें कोई गिनती, कोई सरकार कुछ भी उसका देखभाल करती नहीं है। उसमें यहाँ वृक्षों काटने तथा पशुओं को चारने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वहाँ वृक्ष भी काट सकते हैं और पशुओं को भी चरा सकते हैं, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध लगता नहीं है। उसके बाद मालिकाना, प्रशासन तथा व्यवस्थापन की दृष्टि से जंगलों के प्रकार। उसमें भी 3 प्रकार है, राज्य के मालिकाना जंगल, सामुदायिक वन और निजी वन। उसमें पहले हम पढ़ेंगे कि भारत के जंगलों को मालिकाना, प्रशासन, व्यवस्था की दृष्टि से निम्नानुसार 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला, राज्य के मालिकाना जंगल। इस प्रकार के जंगलों पर राज्य या केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। या तो राज्य सरकार नियंत्रण रखती है या तो केंद्र सरकार नियंत्रण रखती है। देश में अधिकांश जंगल क्षेत्र इस प्रकार में रखे गए। ज्यादातर देश में राज्य सरकार या केंद्र सरकार के राज्य सरकार के अंडर में रखा गया है। सामुदायिक वन। इस प्रकार के जंगलों पर स्थानीय स्वशासन संस्थाओं यानी ग्राम पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका या जिला पंचायत का नियंत्रण होता है। सामूहिक वन होता है तो या तो गांव में हो, गांव की आजू बाजू में होता तो ग्राम पंचायत देख रेख रखती है। शहर के आजू बाजू में होता है तो या तो नगर पंचायत
या महानगर पंचायत उसका देखभाल करती है, या तो जिले के आसपास होती है तो जिला पंचायत उसका देखभाल करती है। निजी जंगल मानी कि उसके ऊपर कोई नियंत्रण यानी कोई उसके ऊपर देखभाल करता नहीं है, खुद की निजी का होता है वही। वैसे इस प्रकार के जंगल व्यक्ति मालिकी वाला होता है, व्यक्ति के आधार पर होता है। ओडिशा, मेघालय, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश में विशेष पाए जाते। तो ओडिशा में, मेघालय में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में ऐसे निजी जंगल पाए जाते हैं। इस प्रकार के जंगल अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में होते हैं। कुछ जंगल उज्जड़ अवस्था में भी होते हैं। क्षत विक्षत यानी सूखा भी होता है, हरा भी होता है। यानी उज्जड़ तो कभी कभी वहाँ जंगल बेजाम उज्जड़ के जैसे लगता है। उसके बाद हम निर्वर्गीकरण यानी जंगलों का विनाश। तो जंगलों का विनाश मनुष्य द्वारा भी होता है, कुदरत के द्वारा भी जंगलों का विनाश होता है। निर्वर्गीकरण अर्थात जंगलों का नष्ट होना। जंगलों का नष्ट होना मनुष्य की विकास यात्रा यह परिणाम गिना जाता है। मनुष्य की विकास यात्रा यानी मनुष्य खुद की विकास के लिए जंगलों का नष्ट करती है। ज्यादातर मनुष्य खुद की मौज शौक की वस्तु बनाने के लिए यानी मकान के अच्छे अच्छे बहाने बनाने के लिए, तो उसके लिए हम जंगलों से लकड़ी लाते, जंगलों को नाश करते, लकड़ी से ये सब नई नई चीज वस्तु बनाते हैं। इसके कारण ये मनुष्य विकास यात्रा कहलाती है। इसके कारण जंगल भी नष्ट होते हैं। हमारे देश के संपूर्ण विश्व मुख्य समस्या में से एक है। मनुष्य विकास की यात्रा के परिणाम गिना जाता है। प्राकृतिक रूप से भी वृक्ष नष्ट होते, कभी कभी कुदरत से भी वृक्ष नष्ट होते हैं। कुदरत से ऐसे दावा न हो जाए तो भी जंगल नष्ट होने लगते हैं, परंतु वे मनुष्य की दखल अंदाजी से होने वाले विनाश की तुलना में नगण्य है। यानी ज्यादातर मनुष्य के कारण ये जंगलें नष्ट ज्यादातर होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे निर्वीकरण के प्रभाव। निर्वीकरण के प्रभाव व्यापक स्थान पर अनुभव किए जाते हैं। तो व्यापक स्थान पे उसका अनुभव, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की यात्रा बढ़ती है। तो वृक्ष काटते हैं, वृक्ष काटने के कारण वातावरण में क्या होता है, वृक्ष काटने से कार्बन डाइऑक्साइड, वृक्ष होने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, ऑक्सीजन बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं तो वृक्ष होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड सोचता है यानी ले लेता है। तो उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा कम होती है तो ऑक्सीजन मिलता है। वृक्ष क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो वृक्ष काटने से कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो जाएगी, मात्रा बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ने से वृक्षों का आच्छादन दूर होने से, मिट्टी का कटाव होने से कुदरती उत्पादन की समस्या बढ़ती है। वृक्ष कटने से मिट्टी का कटाव क्या हो जाता है, रुक जाता। उसके मूल होते हैं वो मिट्टी को जकड़ के रखते हैं तो उसका कटाव कम रहता है, पर वृक्ष ही नहीं होंगे तो मिट्टी का कटाव बढ़ जाएगा। द्विकल्पीय भारत के जंगलों में बड़े पैमाने पर निर्वर्गीकरण के कारण जंगल क्षेत्र घटता है। इसके साथ साथ अनेक सजीवों ने अपना प्राकृतिक निवास स्थान खो दिया है। यानी अनेक सजीवों ने, यानी देखो प्राणी है, वो प्राणी लोग जंगल में, यानी मांसाहारी प्राणी भी जंगल में रहते, शाकाहारी प्राणी भी जंगल में रहते, तो एक दूसरे पे आधारित होते। तो उसको जंगल नहीं होंगे तो उसके रहने की जगह भी नहीं होगी। रहने की जगह नहीं होगी तो वो गांव की ओर, शहर की ओर बढ़ने लगेंगे। वन्य जीवन भोजन एवं पानी की खोज में मानव वस्तियों की तरफ आ जाते हैं। मांसाहारी वन्य जीवन द्वारा जंगल के नजदीकी क्षेत्रों में बसने वाले पशुपालकों के पशुओं का शिकार के लिए घटनाएं बढ़ती है। देखो कि वो लोग क्या करते हैं, प्राणी, जंगल का नाश होता है तो प्राणियों गांव की ओर जाते हैं,
गांव की ओर जाने से वसीयत यानी बस्तियों की तरफ यानी जो लोग गांव में रहते हैं वही और जाते हैं। और मांसाहारी प्राणी होते हैं तो जो पालतू प्राणी होते हैं उनकी शिकार करते हैं तो शिकार करने की घटना भी बढ़ जाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वन्य संरक्षण के उपाय। वन्य संरक्षण के उपाय लकड़ी के स्थान पर उपयोग में ली जा सके ऐसी सामग्री के लिए संसाधन करना, उसके लिए लकड़ी का उपयोग घटने से जंगल बचते। लकड़ी के अलावा कोई और वस्तु का उपयोग करें। अभी विद्यार्थी मित्रों आप देखते हैं कि अभी प्लाईवुड का भी प्लाईवुड के भी फर्नीचर होने लगे हैं। तो लकड़ियों का क्या होने लगेगा, घटाव होने से जंगल की मात्रा बढ़ेगी। या कई आवश्यकता अनुसार विकास के लिए निर्माण कार्य करने पर जो वृक्ष काटने पड़ते उन्हें स्थान पर उसी प्रजाति के नए वृक्ष उगाए। अतिरिक्त वृक्षों के काटने पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाए। देखो जो आप वृक्ष तो काटते हो पर उसके अलावा वृक्ष काटने के कारण वही जाति के वृक्ष फिर से उगाए तो वन्य जीवन आगे बढ़ेगा, तो उसका नाश नहीं होगा। जो उद्योग जंगलों से कच्चा माल प्राप्त करते हैं उसे भविष्य की आवश्यकता के संदर्भ में वर्गीकरण। इको टूरिज्म के विकास के नाम पर जंगलों की स्थिति भयजनक बने, इसके लिए चुस्त नियम करना। स्थानीय लोगों में इसे संबंधित व्यापक जन जागृति कार्य का योजना करना। स्कूल कॉलेज सिखाए जाने वाले पाठ्यक्रमों में इस बाबत जानकारी शामिल करें एवं संरक्षण की आवश्यकता समझाए। स्कूलों कॉलेज हो तो उसमें भी इसका समझ देना चाहिए कि हम वृक्ष बचाएंगे तो वृक्ष हमें बचाएगा। घास चारा एवं ईंधन की आवश्यकता के लिए सामाजिक वर्गीकरण एवं कृषि वर्गीकरण को आयोजन प्रोत्साहन का कदम उठाकर सघन रूप से ईंधन की आवश्यकता में लकड़ी के अलावा स्थान में सौर ऊर्जा प्राकृतिक गैस का विकल्प ढूंढे। देखो हम ईंधन में लकड़ी के अलावा सौर ऊर्जा, सूर्य से चलने वाली और कोई प्राकृतिक गैस का उपयोग कर सकते हैं। नव संसाधनों का मिलतव्य उपयोग करना, कीटकों से क्षतिग्रस्त वृक्षों दूर करने से अन्य स्थान वृक्षों के विकास की प्रक्रिया तीव्र बनती है। दावागिरी जंगलों को भारी नुकसान होता है। इसके संबंध में लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग व्यवस्था तंत्र दल तैयार करता है। जंगलों क्षेत्रों में आई हुई धार्मिक आस्था केंद्र पर लगने वाले मेले, भंडारे या परिक्रमा के समय परिवहन की सुविधा बढ़ने एवं प्रवास सुगम होने हजारों यात्री पहुंचते हैं। उस समय होने वाले कचरे का उपयोग निकाल न होने से जंगल दूषित हो। पशुओं को चारने के लिए अलग विस्तार रखने चाहिए। देखो जंगलों में मेले हम जानते हैं कि गिरनार में 11 से पूनम तक पूरी परिक्रमा होती है, तो उसमें हजारों पब्लिक परिक्रमा करने जाती है। तो उसमें प्लास्टिक का कचरा डालती है, सब कागज का होता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है, पर प्लास्टिक कभी भी मिट्टी में मिलता नहीं है, तो उससे प्रदूषण फैलता है और प्रदूषण के कारण जंगलों का विनाश होता है। और पशुओं के लिए एक अलग विस्तार रखना, चरने के लिए एक अलग विस्तार रखना चाहिए। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों हम पढ़ेंगे वैविध्यपूर्वक वन्य जीवन। तो भारत में जलवायु एवं भूपृष्ठ से संदर्भ में काफी विविधता पाई जाती है। इस भौगोलिक वैविध्य के कारण जीवन, पशु पक्षी एवं वनस्पतियों में विविधता पाई जाती है। विश्व में पशु पक्षियों की लगभग 15 लाख जातियां है। विश्व में लगभग 15 लाख जातियां है, तो उसमें से भारत में 81,251 प्रजाति भारत में पाई जाती है। जैविक वैविधिक दृष्टि से भारत का विश्व में 12वां स्थान है। जैविक दृष्टि से भारत विश्व में 12वें स्थान पे आता है। उसमें भारत में एशिया, यूरोप एवं अफ्रीका के 3 प्रकार के वन्य जीवन पाए जाते। अफ्रीका के जरक चिंकारा, यूरोपियन लकड़गद्दा, जंगली बकरियां एवं कश्मीरी मृग। दक्षिण पूर्व एशिया में हाथी, गिबन यानी बंदर की एक जाति है आदि मिलते हैं। भारतीय जैव वैविधिक काल में भालू एवं सिंगी, भारतीय गेंडा, हिरन, विविध प्रकार के सांप, मुख्य पक्षी में मोर, घोराड, बाज,
कलकलिया, सुरखा और सारस पाए जाते। हिमालय की ऊंचाइयों पर पाया जाता हिम तेंदुआ वही ठंडे वनों में मिलते। लाल पांडा यानी एक भालू की जाति है। वर्तमान समय में भारत विश्व में एक ऐसा देश जहां बाघ एवं सिंह अपने प्राकृतिक निवास से विचरण करते। ठंड की ऋतु में राजस्थान में केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरपूर एवं गुजरात में नर सरोवर जैसे जल प्राप्ति क्षेत्र में असंख्य यायावर पक्षी दूर से ठंडी बिताने आते। ओडिशा में समुद्र किनारे लेक तट पर समुद्र भारतीय अजगर और विविध प्रकार के सांप तथा दक्षिण के घने वनों में पाए जाते। देखो हम विद्यार्थी मित्रों, हम जानते हैं कि ठंडी की ऋतु में यायावर पक्षी, यायावर यानी देश विदेश से पक्षी भारत में यात्रा करने आते हैं। तो कई जगह पे सांप, अजगर भी दिखाई देते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अगला पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।